कि अगर किसी दलित की किसी राज्य में किसी शहर में अगर बाल काटने से दुकान वाले मना कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? नहीं, आप लोग बताएं, मुझे जवाब दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर दलित की इसीलिए कि वो दलित जाति से है, शूल कास्ट का है, उसके बाल हम नहीं काटेंगे, अगर दुकानदार मना कर रहे हैं तो उसका समाधान क्या है? आप मुझे बताएंगे कोई? भाई आप भी पत्रकार बंधु हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या डिसीजन लेंगे ऐसे? अगर आप चीफ मिनिस्टर होते हैं किसी राज्य में तो आप डिसीजन क्या लेंगे ऐसी स्थिति में? बताएं कोई। कर्नाटक में क्या हो रहा है? कर्नाटक राज्य की खबर, क्योंकि आपके मीडिया बंधु जानते होंगे वहाँ क्या हुआ है कि सैलून वालों ने बहुत लंबे समय से एक पर्टिकुलर कुछ दिन होते हैं वो दलितों के बाल नहीं काटते, क्योंकि सरकार ने क्या इसका समाधान ढूंढा? सरकार ने उनको समझाने की कोशिश की। ये काम कब चल रहा है? आपको मैं दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि हमारे संविधान के तहत आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी असंवैधानिक है और अपराध है। दूसरी बात और बता दूं आपको कि 1955 से ही सिविल राइट्स एक्ट उसी आर्टिकल 17 के लिए बना हुआ है। अगर कोई ऐसा कोई काम करता है तो उसको सजा दी जा सकती है, एफआईआर हो सकती है। 89 में एससीसी एक्ट फिर बन गया। दो कानून बता दिए आपको, आईपीसी और बीएनएस अलग होता है, इसका संविधान में क्या था। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब आज के समय भी, ये अभी पिछले महीने की घटना है कि उस वक्त वहाँ की कर्नाटक की सरकार, देखो हम किसी सरकार के ना पक्ष में है ना विरोध में है, हम जो गलत काम कर रहे हैं उसकी बात रख रहे हैं। हम किसी भी सरकार के साथ संगठन जुड़ा हुआ नहीं है, ना किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। जो हमें लगता है कि संवैधानिक तरीके से चीज़ें नहीं चल रही है, बात रखने की कोशिश हम करते हैं। तो कर्नाटक की जो सरकार है उससे क्या डिसीजन लिया कि अगर कोई नाई बाल नहीं काट रहा, सैलून वाला बाल नहीं काट रहा तो कोई बात नहीं, दूसरी दुकान खुलवा दी दलितों की, उसमें दुकान दलित उसमें अपॉइंट कर दिए। ये समाधान हो सकता है क्या? सवाल ये है कि वो बाल क्यों नहीं काट रहे? ये अनटचेबिलिटी नहीं है। अगर आपको कोई किसी दलित जाति को, अगर किसी व्यक्ति को कोई दुकान वाले इस वजह से दलित जाति से हम उसको सामान नहीं देंगे, हम उसको खाने नहीं देंगे, तो क्या अनटचेबिलिटी नहीं है? तो सरकार अनटचेबिलिटी खुद बढ़ावा दे रही है। अनटचेबिलिटी चलती रहे, लेकिन क्या करेंगे साहब कि हम दूसरी दुकान खुलवा देंगे जिसमें दलित ही बाल काटेंगे। ये क्या समाधान है? ये देश में ही चल रहा है। और तो मैं एक बात और पुराने जमाने रिपीट करता चलूँ, ऐसा ही बात कब हुई थी? ऐसी बात जो है पहले भी हो चुकी है। अब एक बात और मैं बता दूं इसके साथ साथ में ही कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेज, इस वक्त जज साहब हैं जिसका नाम है जस्टिस भूयान। जस्टिस भूयान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, रिटायर नहीं हुए हैं। उन्होंने दो बात कही थी, आप समझिए, और कहाँ कही है? तेलंगाना के जुडिशियल अकेडमी में जजों के सामने बात कह रहे हैं कि दो इंसिडेंट का जो जिक्र किया। एक तो ये है कि जज साहब की बेटी है, दिल्ली में रहती है, जज साहब भी दिल्ली में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। उनकी बेटी की एक सहेली है, फ्रेंड है, वो है मुस्लिम लड़की को दिल्ली में मकान नहीं मिला किराए पर रहने के लिए। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात हम रिटायर्ड जज नहीं कह रहे, इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये बात उन्होंने तेलंगाना की जजों की अकेडमी में ये बात कही है कि देश में देखो कितनी बुरी स्थिति है आज के समय में कि मुसलमान को दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया में उस बेटी को मकान नहीं मिल रहा है, और वो जज साहब की सहेली है, बेटी की सहेली है। अब दूसरी बात सुनिए, एक बात उन्होंने कही, क्या बात कही? ये तो होगी मुसलमानों की कहानी। अब दलितों की बात कर लें। उन्होंने कहा कि उड़ीसा राज्य में क्या चल रहा है। जैसे मैंने पहले रिपीट किया, हम किसी पार्टी संगठन किसी से कोई मतलब नहीं है, हम अपनी बात जहाँ भी गलत होती है, हमें लगता है संविधान दायरे में चलिए उसकी बात रखते हैं। उड़ीसा में क्या हुआ है कि उड़ीसा में जो आंगनबाड़ी कार्य करती हैं दलित एससी की कम्युनिटी, उनके बनाए हुए खाने को खाने से जनरल के लोगों ने अपने बच्चों से मना कर दिया है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये दो बातें रखी है। मुसलमानों का क्या हो रहा है इस देश में, दिल्ली में और उड़ीसा में बहुत स्कूलों में ये देखने को मिला है कि वो दलित के बनाए हुए खाने जनरल वाले के बच्चे, दलित वाले उनको भड़का रहे हैं और नहीं खा रहे हैं। ये स्थिति आज के समय देश में है। हम जो है 21 सदी की बात कर रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना है, एआई चल रही है, पूरे दुनिया कहाँ से कहाँ चल रही है, हम अभी इसी पर अटके हुए हैं। तो ये दो बात मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और मैं बता के अपनी बात खत्म करूँगा कि जस्टिस बी आर गवई को मैं दोबारा कुछ कहना चाहूँगा। जस्टिस बी आर गवई ने एक जजमेंट दिया था बुलडोजर के खिलाफ। आपको पता होगा कि बुलडोजर से जो कार्रवाई चल रही थी पूरे देश में, जहाँ जहाँ सरकारें बीजेपी की मेनली वहाँ पर, तो उन्होंने जजमेंट दिया जिसमें क्या कहा, भाई आप नियम का पालन करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई, डायरेक्शन पास किए, लेकिन वो फॉलो नहीं हो रही। वो आपको ही पता है, मुझे भी पता है। लेकिन जज साहब कह के चले गए, लेकिन जज साहब गए कहाँ रिटायरमेंट के बाद में? उस बाबा की शरण में गए जो बुलडोजर लेके मुसलमानों का घर तोड़ने की बात वीडियो में कर रहा है। आप ये देखिए कि जो जज साहब बुलडोजर के खिलाफ जजमेंट दे रहे हैं
और आपको ये भी पता होगा कि उन जज साहब का जो जूता कांड हुआ था उसमें 2 रीजन थे, एक नहीं था। 2 रीजन क्या थे? एक तो हिंदू धर्म के संबंध में जो उन्होंने टिप्पणी की थी तो वो थी, और दूसरी क्या थी? दूसरी थी बुलडोजर का जजमेंट। तो वो तो जज साहब बुलडोजर के खिलाफ इतने तगड़ा जजमेंट दे के गए हो, अच्छा जजमेंट है नो डाउट, लेकिन लागू करना खुद भी नहीं चाहते थे, कराएंगे कैसे? वो तो रिटायरमेंट के बाद में धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि वीडियो, मैंने उनका वीडियो देखा हुआ, आप खुद देख लीजिए, वो तो वायरल है कि हम चाहते हैं कि सरकार कितना बुलडोजर इस्तेमाल करें, मैं खुद बुलडोजर खरीदूंगा और जाकर के घरों को तोड़ूंगा, उसके दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। तो ऐसी न्यायपालिका से अब क्या उम्मीद करेंगे? मैं बहुत लंबे समय से ये विचार हमने क्या कर रखा है कि आखिर ऐसा, अब ठीक क्वेश्चन पूछा है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि उससे पहले जब किसी पद पर नहीं होते तो दुनिया भर की बातें करते हैं, उसके बाद भी करते हैं कभी कभी, लेकिन जैसे ही वो किसी पद पर पहुंचते हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर बन जाएं, चाहे राष्ट्रपति मुर्मू जी बन जाएं, चाहे कोविंद जी हों, चाहे IAS ऑफिसर्स बन जाएँ, चाहे और भी बन जाए, सांसद बन जाए, जब चंद्रशेखर जी का आपने जिक्र किया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बताऊँ उसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं ना, वो लोग जितने भी हैं, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, वो कोई हित का काम, समाज का काम करना चाहते ही नहीं है पहले से। ये सब ढोंग है, नाटक है, नौटंकी है, इससे मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, क्योंकि ये दलितों की बात नहीं है, ये जनरल की भी बात है। आप ये भी समझिए कि ये काम सिर्फ दलित लोग नहीं कर रहे हैं, ऊपर पहुँच करके जनरल वाले भी ये काम कर रहे हैं। जैसे ही पद मिलता है, मैं आपको फिर बता दूँ, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक मैंने इस देश को देखा है अपने लंबे समय से, चाहे जज रहते हुए, चाहे जज रहने के बाद या उससे पहले, मैंने यही पाया है। अब केजरीवाल एंड कंपनी को देख लीजिए, मैं इसलिए जोड़ना चाह रहा हूँ कि क्या है कि साहब हम एक ऐसा देश बनाएंगे, जो देश ऐसा होगा जो भ्रष्टाचार मुक्त होगा। अब भ्रष्टाचार मुक्त देश तो नहीं बना। केजरीवाल जी की जितनी भी बातें थी वो सारे के सारे उन्होंने उल्टी करना शुरू कर दी। तो उन्होंने क्या किया कि लोगों की भावना को भड़का करके उन्हें लगा कि ये ऐसा मुद्दा है जो करप्शन का, जिसके बेसिस पर हम जो है सरकार में आ सकते हैं, बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, लेकिन सरकार में आकर मंत्री बनना है। तो जो लोग इस तरह की सोच के होते हैं, चाहे दलित हो, चाहे जनरल हो, चाहे धर्म कोई भी हो, वो लोग सिर्फ पद पर पहुंचने के बाद में अपनी जेब भरते हैं। और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि उसमें से 95% लोग करप्ट हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप दिखाइए इसको कि मैं 80% नहीं कर रहा हूँ। मुझे अपना मेरा अनुमान ये है कि 95% सिर्फ आसपास जजेस या अधिकारी या पॉलिटिशियन सभी की बात कर रहा हूँ, वो करप्ट हैं। मैं इस पर भी आश्चर्यचकित हूँ जब करप्शन की बात सुप्रीम कोर्ट में आती है, अगर सरकार कुछ एक चैप्टर लाती है तो उसको भी बैन किया गया है, वो भी अच्छी स्थिति है। तो देखो करप्शन है, बहुत बड़ी करप्शन है। जो लोग आप तो कह रहे हैं ना, मैं इसको फिर क्या दोहरा दूँ, अगर बुलडोजर जस्टिस के रूप में गवई साहब चाहते थे वास्तव में बुलडोजर की कार्रवाई इलीगल ना हो, उस स्थिति में वो अगर ऐसा चाहते मन से, तो वो धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हाजिरी लगाते जो बुलडोजर से तोड़ने की बात कर रहा है। तो आप ये भी समझ लिए, दलित की नहीं सभी की कहानी है, ये सब मुखौट है, नाटक है। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ देश में सच्चा काम करने के लिए कोई भी नहीं है। ऐसा कैसा चंद लोग एक्सेप्शनली हो सकते हैं। मुझे 21 साल में जज भी रहा हूँ, मैं कोई सीधा नहीं उठ के आ गया हूँ। मैं 21 साल, मेरी इतिहास को देख लीजिए, मेरे बारे में पता कर लीजिए कि मैंने क्या काम कैसे किए हुए हैं, क्या मैंने करप्शन किया हुआ है जुडिशरी में। आप मेरे बारे में पूरे वकीलों से जानकारी करके इकट्ठा कर लीजिए, फिर बता दीजिए। मैं इस बात का 21 साल तक मैं जो जिया हूँ, जिस तरह से मैं रहा हूँ, वो मेरे प्रीवियस हिस्ट्री बताती है मैं किस टाइप का इंसान हूँ। जहाँ संगठन का सवाल है, आप फ्यूचर में 10 साल बाद आप मुझसे ये क्वेश्चन जरूर पूछना। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। मैं संगठन में जब तक मैं हूँ तब तक ईमानदारी के साथ में जिस बात के लिए बना हुआ है उस बात के लिए काम करता रहेगा, चाहे हमें कितना भी इसके लिए संघर्ष करना पड़े, चाहे हमारी जान चली, हम इसकी परवाह नहीं है। हम केजरीवाल या और जितने लोग हैं, अब आप, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ कि जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन चल रहा था, उनके चित्र में चले जाइए आप, वो लोग जितने भी आंदोलन कर रहे थे वो कहाँ पर हैं? सारे के सारे लोग आप देख चुके हैं पिछले सालों में पॉलिटिक्स में आने के बाद उन लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, देश में क्या काम किया है। तो मैं फिर बता दूं कि ये जो लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर ईमानदारी के साथ में वो जो करना चाहते थे वही बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। मन में कुछ है, बाहर कुछ है, वो देखने को मिलता है। तो मैं आपको वादा करता हूँ, संजीव कुमार 21 साल तक जज में, आज तक मेरे में दाग नहीं है। 10 साल के बाद इन दलित फोरम जहाँ तक मैं इसका अध्यक्ष बना हूँ, कुछ होने वाला नहीं है, मेरा वादा है। देखिए, न्यायपालिका में बदलाव आया है, लेकिन नेगेटिव बदलाव आया है। मैं जो देख पा रहा हूँ ये नेगेटिव बदलाव है। नेगेटिव बदलाव इसीलिए है
क्योंकि जजेज जो है अपना काम ईमानदारी के साथ में, संविधान के हिसाब से देश को कानूनों का डिसीजन नहीं ले रहे हैं, वो अपनी व्यक्तिगत सोच के आधार पर ले रहे हैं, वो उनकी पर्सनल आइडियोलॉजी है उसके आधार पर डिसीजन ले रहे हैं, वो संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से डिसीजन नहीं ले रहे हैं। इसीलिए ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, देखो सरकार के साथ अगर जजों का उठना बैठना होगा, अगर सरकार के साथ, सरकार के संगठनों में, उनमें सरकारी संगठन जाने में दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत सरकारी दोस्त, जब हम जज बने उसके बाद सरकार के साथ हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हुआ करते थे, जिसमें राष्ट्रपति भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आए, हम जजों को आमंत्रित भी कई बार यहाँ पर विज्ञान भवन में किया गया, हम जाते अभी जाते रहते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत प्रॉब्लम जरूर है। मैं उस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ जब जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जब चंद्रचूड़ साहब के घर पर चीफ जस्टिस है तब आते हैं, उस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम नज़दीकता है जिसकी वजह से मोदी जी वहाँ पहुँचे हैं? और आपको ये भी समझना होगा कि उन जज साहब ने क्या क्या किया हुआ है। वो जज साहब ने जो राम मंदिर का आंदोलन है, बाद में और भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वही जज साहब हैं जिन्होंने जो मस्जिदों के संबंध में जो एक्ट बना हुआ है 1995 का, उसके बारे में कह दिया नहीं ये खुदाई अभी हो सकती है। वो जज साहब अपना स्टेटमेंट देके गए हैं कोर्ट में, उसकी वजह से सारे देश में बवाल मचा हुआ है। नहीं तो जो बीजेपी की और बाकी आरएसएस की पहले जो विचारधारा जो कहते थे, पता नहीं सही गलत क्या है, कि राम मंदिर के आंदोलन के बाद में मामला खत्म हो जाए, खत्म नहीं हुआ, वो तो और ज़्यादा बढ़ गया। बढ़ने के पीछे कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो आरएसएस बीजेपी नहीं, चंद्रचूड़ जी जिम्मेदार है। नहीं तो ये तो मैं जैसे बताया कि न्यायपालिका में गिरावट बड़े पैमाने देखने को मिल रही है, उसका एक एग्जाम्पल ये भी है। और चंद्रचूड़ जो है ये जस्टिस सूर्यकांत जी ने तो विचित्र बात कही थी। सूर्यकांत जी को आप ये भी देखिए, जिस दिन हियरिंग चल रही थी, स्टे किया गया, तो उस दिन क्या कह रहे थे, जो उनके कमेंट्स थे वो ऐसे कमेंट थे जैसे कि दलित लोग तो उल्टे सीधे काम करते हैं, बाकी लोग सब ठीक काम करते हैं, ये तो कानून गलत है, ये तो भेदभाव की बात, भेदभाव को खत्म करने के लिए लाया गया था, भेदभाव बढ़ाने के लिए लाया गया था। जब किसी के साथ भेदभाव चल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, तो उसी से कानून लाया जाएगा, उसको ही उल्टा कर बता रहे हैं। और देखो एक बात और बता दूं कि उनकी तो सोच ही बड़ी विचित्र है। अभी आप देखिए SIR में क्या चल रहा है, क्या ये संभव है कि 90 लाख लोग या 31 लाख लोग, 35 लाख लोग अपने वोट के अधिकार से वंचित हो गए? भाई ये जिम्मेदारी किसकी थी कि वोट देने से वंचित ना हो? अगर आपकी कोई प्रोसेस ऐसी है कि जिसमें आपको सर्व SIR करानी है, उसके बाद आपको कोई ट्रिब्यूनल बनाना है, तो पहले पूरा करा लो, उसके बाद चुनाव करा लो, ऐसी आपत्ति क्या आ रही है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो भी नहीं रोका, ना तो उनको टेम्परेरी रूप से वोट देने का अधिकार दिया, ना चुनाव को आगे बढ़ाया। दूसरी बात ये बता दूँ कि आपको बताओ कि जब मजदूरों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, उस संबंध में ये चीफ जस्टिस साहब क्या कह रहे थे, ये चीफ, तो ये भी सही बात है। देखिए ऐसा है कि ख़त्म हो सकता है, समय लगेगा, और ख़त्म की तरफ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ भी रहा था, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि देश जो है आगे नहीं बढ़ रहा था हमारा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि 2014 के बाद में ये जो चीज़ें चल रही है वो बहुत गलत चल रही हैं। अगर सरकार करना चाहे, ख़त्म करना चाहे ईमानदारी के साथ, बेईमानी के साथ नहीं, नाटक करने के लिए, तो वो ख़त्म कर सकती है, लेकिन समय लगेगा और लोगों की मेंटली बदलने में समय लगता है। 50 संविधान लागू होने के बाद में चीज़ें कुछ चेंज भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब हुई हैं, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद में जो कानून बनाए जा रहे हैं और जिस तरह के डिसीजन ले रही है, उससे प्रॉब्लम और बड़ी हो गई है।